तो जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका सिल्वर स्क्रीन पे अगर बड़ा प्रोजेक्ट बोले तो था मामला लीगल है, उसका कैसे ऑडिशन क्रैक हुआ? तो मुंबई में ना क्या है कि आप ऑडिशन देते हैं और आप भूल जाते हैं। लगभग 1 महीने के बाद मेरे पास कॉल आया कि आपको आकर के फिर से एक ऑडिशन देना है। तो मैं एंटी कास्टिंग के ऑफिस में गया, मैंने वहाँ जाकर के ऑडिशन दिया। तो मैंने 2-3 अलग अलग ऑर्डर्स के साथ जाकर के ऑडिशन दिया है उस रूम में। उसके बाद आपने काफ़ी एड्स भी किए हैं MS धोनी के साथ। हाँ, और काफ़ी बड़े एक्टर्स के साथ। कोई ऐसा एक्सपीरियंस? मैंने ना एड्स में शुरू से ही करने लग गया था। मेरा पहला एड जो था वो था तापसी पन्नू के साथ। और मैं जब मैं सेट पे गया और पहला ऐड था, पहली बार इतना बड़ा कैमरा देख रहा था। मेरे लिए कैमरा फ़ोन का कैमरा और ये छोटे कैमराज होते थे। मैंने जब देखा इतना बड़ा कैमरा, एलेक्सा यारी, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। बात करते हैं सपनों की। अभी आपका सपना सच हो रहा है, बड़े पर्दे पर आ रहे हो आप। बताइए जस्सी वेट्स जस्सी की पूरी जर्नी। मुझे लगता है कि ये जस्सी वेट्स जस्सी मैंने ना करने के बाद एक बॉम्बे में इतना बड़ा परिवार बना लिया है ना अपना इस शहर में। क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर से लेकर के, डायरेक्टर से लेकर के, आसपास के मेरे सारे एक्टर से लेकर के, DOP से लेकर के, आर्ट टीम से लेकर के, कॉस्ट्यूम, सबसे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती है ना। और सब लोग इतने वेलकमिंग है। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 PM बॉलीवुड। और मैं हूँ आपकी होस्ट हर्षिता। हर एपिसोड में मैं लेकर आती हूँ नए नए सेलिब्रिटीज़। आज मेरे साथ एक ऐसे सेलिब्रिटी है जो बलिया में तो जन्म लिया है और उनकी अपब्रिंगिंग हुई है कोलकाता में और पिछले 10 साल से मुंबई में है। और अभी अभी उनका बॉलीवुड डेब्यू हो रहा है, वो भी बड़े पर्दे पर। तो हम उनकी जर्नी सुनते हैं उनकी ज़ुबानी, बिकॉज मुझे ज़्यादा नहीं बोलना। सो वेलकमिंग ऑन द शो अमित विक्रम पांडे। हाय अमित, वेलकम टू 4 PM बॉलीवुड। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जस्सी वेट्स जस्सी इज इन थिएटर्स। एंड कैसी फीलिंग है कि खुद एक मूवी में फाइनली मतलब लोग सपना लेकर आते हैं, आपका वो अब सच हो रहा है। तो नहीं, मतलब मुझे सच में ऐसा लगता है कि सब कुछ बस हो रहा है। हमेशा से चाहता था कि किस दिन एक फ़िल्म आए, किस दिन एक शो आए, किस दिन लोगों तक पहुँचे, सिनेमा हॉल में बड़े पर्दे पर जा कर के देखें। और अब जब वो हो रहा है तो ये फीलिंग मतलब कैसे मैं बताऊँ आपको। हर एक एक्टर का सपना होता है कि आप ऑडिशन देते रहें, आपका काम किसी दिन लोगों तक पहुँचे। और इस तरीके से पहुँच रहा है कि क्या बताऊँ मैं। जितने भी अभी तक लोगों के मेरे पास रिस्पॉन्सेज आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। तो आई एम वेरी वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट होल्ड्स नेक्स्ट। बात करते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं हम। तो कोलकाता में आपने थिएटर किया हुआ है, तो कोलकाता से फिर जो बॉम्बे का ट्रांजिशन था वो किस तरह से हुआ? तो बस एक छोटा सा करेक्शन कि मैं बॉर्न एंड बॉट अप कैलकाटा में हूँ। मेरे रूट्स जो हैं वो बलिया से हैं। और जब मैं छोटा था स्कूल में, ऐसे ही पापा सेम स्कूल में टीचर थे। तो मतलब स्कूल कभी बंक नहीं कर पाता था मैं। सारे क्लासमेट्स कह रहे थे चलो कहीं चलते हैं, चलो कहीं चलते हैं, पर मैं जा नहीं पाता था। तो मेरे लिए स्कूल बंक करने से ज़्यादा बेहतर था क्लास बंक करना। तो वो कैसे होता था कि एक बार स्कूल के अंदर घुस गए, अब पता है कि ये 7 पीरियड होने वाले हैं, तो उसके 3 पीरियड कोई बहाना देकर के, अगर महावीर जयंती है तो उसमें परफॉर्म करना है, तो उसके बहाने पे चले गए, जाके रिहर्सल करने लग गए। तो क्लास बंक मैंने काफ़ी किया उस चक्कर में। और वैसे करते करते ऐसे ही गांधी जयंती पे परफॉर्म कर रहे हैं, महावीर जयंती पे परफॉर्म कर रहे हैं, 10th के लड़कों का अगर फेयरवेल है तो उसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं, 12th के लड़के अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस का एक कीड़ा बहुत अच्छे तरीके से मेरे अंदर आ गया था कि मुझे परफॉर्म करना है, क्योंकि मुझे मज़ा आता था। स्टेज पे पावरफुल फील होता है आपको, आप कह रहे हैं और लोग आपको बैठ करके सुन रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। फिर वहीं से मुझे किसी एक टीचर ने क्लास 9th में कह दिया कि तुम बहुत अच्छा एक्टर हो, तुमको तो बॉम्बे जा कर के हीरो बन जाना चाहिए। तो वो छोटे से लड़के को लग गया कि यार बॉम्बे जा कर के हीरो बनना है। वहीं से थिएटर आया मेरी ज़िंदगी में। मैंने इधर उधर पता लगाया तो फिर उषा गांगुली जी मिली, जो मेरी गुरु हैं, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, बट संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड उनको मिला है। रंगकर्मी नाम का एक थिएटर ग्रुप चलाती आई हैं, वो आज भी चल रहा है वो संस्था वहाँ पे। और 40 साल एक ऐसे स्टेट में जहाँ हिंदी इज़ नॉट द प्राइमरी लैंग्वेज, वहाँ पे एक हिंदी नाटक उन्होंने किया। तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उन्होंने ही 4 साल मुझे रगड़ा, मैं उनके साथ रोया हूँ, हंसा हूँ,
खेला हूँ, सच में एंजॉय किया है। हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े थिएटर फेस्टिवल में मैंने उनके साथ परफॉर्म किया है। तो 12th तक मैंने वहाँ पे 4 साल, 9th 10th 11th 12th मैंने 4 साल वहाँ पे हर जगह परफॉर्म किया। और फिर 12th के बाद मैं आ गया बॉम्बे, मिठीबाई कॉलेज है जुहू में, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया और फिर यहाँ से फिर बॉम्बे स्टार्ट हुआ मेरे लिए। अभी हम बात कर रहे थे जैसे ग्रेजुएशन की, तो आपने किया जर्नलिज्म। हाँ। जर्नलिज्म आपने कभी परस्यू नहीं किया, सिर्फ एक डिग्री के तौर पे किया आपने? जी मतलब मैं हमेशा से अगर कोई पहले मुझे कहता कि इफ़ नॉट दिस देन व्हाट, तो शायद मैं कहता जर्नलिज्म, क्योंकि दैट इज़ समथिंग दैट ऑलवेज इंस्पायर्ड मी, बिकॉज टू टेल द स्टोरीज ऑफ पीपल इन एनी पॉसिबल वे। आज भी जो मैं कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे लिए यही है कि कहानी सुना रहा हूँ। तो जर्नलिज्म इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। आप उसमें लोगों की बात लोगों तक पहुँचाते हो। तो मुझे कुछ वैसा ही करना था, क्योंकि बचपन से कहानियाँ सुनाऊँ मैं। दादाजी अपने मतलब हाथ पे सुलाते थे और वो जब तक कहानी नहीं सुनाएंगे तब तक नींद नहीं आएगी, तो कहानी सुनते थे और उसके बाद ही सोते थे हम। तो वही जब बड़े हुए तो कहानियाँ सुनानी थी। तो दिस वाज वन मीडियम, जर्नलिज्म, दैट आई थॉट कुड हेल्प मी एज अ स्टोरी टेलर, दैट आई कुड टेल पीपल। बट फिर वो मैं मतलब एक्टिंग वॉज समथिंग दैट वॉज गोइंग ऑन बचपन से, और थिएटर कर रहा था प्रोफेशनली। तो कहीं ना कहीं फिर जब एक चूज़ करने की बारी आई तब मैंने कहा कि नहीं यही। और अब आज अगर कोई कहे कि क्या करना है, तब मैं कहूँगा इसके अलावा मुझे और कुछ आता ही नहीं है, यही करना है। तो जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका सिल्वर स्क्रीन पे अगर बड़ा प्रोजेक्ट वो है तो था मामला लीगल है जी। उसका कैसे ऑडिशन क्रैक हुआ, किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा सबके साथ काम करने का, बताइए थोड़ा। तो मुंबई में ना क्या है कि आप ऑडिशन देते हैं और आप भूल जाते हैं। करेक्ट। यही बेस्ट तरीका है। तो ऑडिशन ऐसे ही मैंने मामला लीगल का दिया था और मैं भूल गया था कि मैंने ऑडिशन दिया था। लगभग 1 महीने के बाद मेरे पास कॉल आया कि आपको आकर के फिर से एक ऑडिशन देना है स्टूडियो में। तो मैं एंटी कास्टिंग के ऑफिस में गया, मैंने वहाँ जाकर के ऑडिशन दिया। फिर वहाँ पर मेरे साथ हम 2 कैरेक्टर्स हैं साथ में शो में, लॉ एंड ऑर्डर। तो मेरे साथ एक और दूसरा कैरेक्टर, ऑर्डर के लिए कोई एक दूसरा एक्टर, हमने साथ में उस दिन टेस्ट किया। फिर मुझे कहा कि जाओ, तो मैं घर चला गया। पता नहीं कैसा हुआ नहीं हुआ, समझ में नहीं आया। फिर 2 दिन बाद कॉल आया कि वापस आओ, तो मैं वापस स्टूडियो गया। तो इस बार मेरे साथ फिर एक दूसरा ऑर्डर था, मैं लॉ कैरेक्टर प्ले करता हूँ। तो दूसरा ऑर्डर था, दूसरा एक्टर। मैंने कहा ये क्या चल रहा है। फिर मुझे वापस भेज दिया गया घर। फिर मुझे 2 दिन बाद वापस बुलाया गया कि वापस आओ। तो मैंने 2-3 अलग अलग ऑर्डर्स के साथ जा कर के ऑडिशन दिया है उस रूम में। और ऐसा लग भी रहा है कि यार इनको पसंद भी आ रहा है, लग भी रहा है कि शायद नहीं पसंद आ रहा है, कि पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ। तो समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि और भी लॉ होंगे जो ऑफकोर्स वो जा कर के ऑडिशन कर रहे होंगे लॉ के लिए। पर फिर फाइनली मेरे पास कॉल आ गया। मुझे याद है मैं स्कूटर चला रहा था साइड में रोक करके पूरा हाँ हेलो। और फिर वहाँ से कंफर्म हो गया कि भैया आप ये शो कर रहे हो, आपके पास प्रोडक्शन से कॉल आ जाएगा। और फिर तो जब अपने घर वालों को, दोस्तों को बताया मैं लॉ प्ले कर रहा हूँ, तो क्या रिएक्शन आया वहाँ से? अरे मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अपने दादाजी के सपोर्ट के बिना नहीं कर पाता। जब पहली बार मैंने उनको कहा भी था कि मुझे एक्टर बनना है ना, तो उन्होंने ये कहा था कि हाँ ठीक है बन लो। जबकि वो टीचर थे, पापा टीचर हैं, मतलब दादाजी, मेरे भाई इंजीनियर हैं, मेरे चाचा लोग भी टीचर हैं। तो फैमिली पूरा ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं। और इनके घर में मैंने कहा कि मुझे एक्टर बनना है, तो कभी किसी ने रोका नहीं, मतलब कि ठीक है कोई बात नहीं। दादाजी हमेशा कहते थे कि यार जो पैर है ना वो अपने चादर से बाहर निकालो। तो मैं कहता था कि पर लेकिन सुना तो यही है ना कि चादर जितनी बड़ी हो उतना बड़ा पैर पसारते हैं। कहते नहीं, जब पैर चादर के बाहर जाएगा तो बड़ा चादर लेने का मन करेगा ना, तो बड़ी चादर तब आएगी। यही है कि उनके चलते यहाँ आया। जब ये न्यूज़ आई मेरे पास लाइफ में, तब तक दादाजी नहीं थे मेरी लाइफ में। मैं चाहता था कि मैं उनको चिल्ला करके बताऊं, पर उनको मैं नहीं बता पाया। बट आई एम श्योर कि वो है कि पहुंचा होगा। पर मेरी दादी ने मामला लीगल है जिस तरीके से देखा है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में किसी ने नहीं देखा होगा। क्या? मेरी दादी ने मामला लीगल है देखने के बाद मुझे कहा था फ़ोन करके कि एक सीन है जिसमें रवि सर बैठे हैं सामने और उनके पीछे हम लोग दोनों खड़े हैं और हमने कुछ गलत लिखा था जो कि हमारी बेइज्जती हो चुकी है। वो एपिसोड 2 के अंदर ही है, 1-2 के अंदर ही है। और एक छोटे से कटिंग चाय में इतनी सी चाय है और हम बस इतनी सी चाय को करके पीते हैं।
दादी वहाँ से फ़ोन करके बोलती है तुमको चाय नहीं पीने दे रहे हैं वो लोग, तुम यहाँ आओ मैं तुमको चाय पिलाऊंगी, इतनी सी चाय थोड़ी पीते हैं। और एक सीन था जिसमें बंदर ने ना नोट उछाले थे और बहुत सारे लोग जा करके नीचे वहाँ से उठाते हैं। तो दादी ने पूछा मुझसे, मैंने ये डायरेक्टर को भी बताया फ़ोन करके एंड हम लोग बहुत हंसे कि ये बताओ जब वो बंदर नोट उछाल रहा था तब तुम कहाँ थे, तुमने क्यों नहीं बटोरा वहाँ पे। तो वो था। अब ये फिल्म आ रही है तो अब दादी नहीं है, दादी इस साल गुजर गई, पर ठीक है, आई एम वेरी श्योर कि देख रहे हैं वो दोनों ही देख रहे हैं उस तरीके से। तो ये तो आपका OTT डेब्यू हो गया, मामला लीगल है। उसके बाद आपने काफ़ी एड्स भी किए हैं MS धोनी के साथ। हाँ। और काफ़ी बड़े एक्टर्स के साथ। कोई ऐसा एक्सपीरियंस ऐड के वक्त कोई बड़े सेलिब्रिटी के साथ जो हुआ जो आप हमेशा याद रखोगे? मैंने ना एड्स में शुरू से ही करने लग गया था। मेरा पहला ऐड जो था वो था तापसी पन्नू के साथ। और मैं जब मैं सेट पे गया और पहला ऐड था, पहली बार इतना बड़ा कैमरा देख रहा था। मेरे लिए कैमरा फ़ोन का कैमरा और ये छोटे कैमराज होते थे। मैंने जब देखा इतना बड़ा कैमरा, एलेक्सा यारी, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। मैंने कहा यार ये तो मतलब क्या नहीं शूट कर लेगा। और उस टाइम पर तापसी मैम ने मुझे ऐसे कंधे पर हाथ रख करके ऐसे एक वॉक लिया था और कहा था कि क्या हुआ, कहाँ से तू, घबरा तो नहीं रहा? घबराना नहीं है। मैंने भी पिंक मूवी की थी, पिंक में मेरे साथ अमिताभ सर थे, मेरी भी हालत ख़राब थी तो सोचने का नहीं, करने का, परफॉर्म करने का। तो वो पहला एक्सपीरियंस था। दैट इज़ समथिंग दैट स्टेज like till today. That was very sweet of her, very very sweet of her to make a new actor feel so comfortable. Right. And I shot with MS Dhoni and of course मतलब कौन नहीं है उनका फैन। मुझे याद है मैंने उनको बताया कि KD83 एक चैन कुली की मैन कुली नाम की एक फिल्म आई थी जिसके अंदर वो एक्टर बैट के ऊपर कार्व करता है KD83 की कपिल देव 83। तो मैंने कहा मैंने भी अपने बैट के ऊपर MSD11 कार्व किया था। एंड आई थिंक वन थिंग दैट आई टुक फ्रॉम दैट शूट वर्किंग विथ हिम वाज कि no matter what I do, no matter where I go, no matter how things turn up, जिस तरीके के ये इंसान है ना ऑन सेट विथ पीपल, विथ एवरीवन एंड एनीवन, आपको वैसा ही रहना है। इतना मतलब मैं सच में सोच रहा था कि अगर ये इंसान इंडियन क्रिकेट टीम के आसपास बस रहेगा भी ना तो भी चीज़ें ऐसे ही, वो बंदे ऐसे ही मोटिवेटेड रहेंगे, बंदे कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। इतना सिंपल, इतना अच्छा इंसान, ऐसी बातें कि लग ही नहीं रहा है कि MS धोनी है और उनके साथ हम वहाँ पर काम करने का हमको मौका मिला है। कुछ भी बात, वो आधे घंटे के अंदर फिर ऐसा लगा कि बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे वहाँ के लड़के कैसे 4-5 आपस में बैठ करके बकैती करते हैं, लग रहा था कि उनके साथ वही हो रहा है। हम लोग 10 घंटे साथ में थे, पता ही नहीं चला कि हम लोग 10 घंटे साथ में थे। कट हो रहा है तो वो वहीं बैठ जा रहे हैं, ये नहीं कि वैन चले जाएं या फिर थोड़ा जाके रेस्ट कर ले, वहीं बैठे हैं हमारे साथ और हम बातें किए जा रहे हैं, यहाँ की बात, वहाँ की बात। रिटायरमेंट उस टाइम उन्होंने लिया नहीं था, तो अब रिटायरमेंट मत लेना, आप खेलेंगे ना। यार अरे किसको पता खेलेंगे नहीं खेलेंगे, मतलब बहुत कैजुअल। एंड देन आई वर्कड विद अक्षय कुमार सर। It was for a commercial for road safety and डायरेक्टर थे R बाल्की सर। मैं ऐसे ही घबरा गया था कि यार किन लोगों के साथ मैं यहाँ पे मतलब आ गया हूँ मैं। पर इतना मतलब वो शूट पे मैं आया हूँ और वो शूट ख़त्म करके मैं गया हूँ और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने वो शूट किया। और वो शूट जब वो ऐड निकल करके आया तो लग रहा था कि घंटों इसके ऊपर काम किया गया होगा और हमने 4 घंटे के अंदर इतने सलीके से उसको शूट किया है। मतलब पहला टेक हुआ तो अक्षय सर और मैंने थोड़ा सा ना इम्प्रोवाइज़ किया उसके अंदर, तो अक्षय सर ने कुछ कहा तो मैंने भी कुछ कह दिया। तो फिर ना मुझे लगा कि शायद मैं ना थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ, कहीं थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा ना निकल करके आ जाए। तो अगले टेक में मैंने नहीं किया, मैंने एनर्जी कम कर दी अपनी। बट पूरी दुनिया को पता है कि उनका कॉमिक टाइमिंग कितना बेहतरीन है ना। तो उन्होंने अगले टेक जैसे ही मैंने काम किया, हे क्या हुआ, करना अच्छे से जैसे कर रहा था अभी। तो मैंने हाँ सर ठीक है तो वो एक पुश बहुत सही था।
So आपके सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे गए हैं एंड पीपल हैव बीन काइंड टू यू. हाँ मतलब अच्छे की ही बात करूँगा मैं. अच्छा, मतलब ऐसा कुछ बुरा भी हुआ है? नहीं बुरा नहीं, मतलब ऐसे होता है ना कुछ कास्टिंग कोऑर्डिनेटर या कास्टिंग वालों के साथ ऐसा कुछ बुरा एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हो? नहीं सारे कास्टिंग वाले बहुत अच्छे हैं. आप नहीं तो सबको यही लगेगा यार ये तो इंडस्ट्री इतनी सिंपल है, बस आ गए सब अक्षय कुमार शाहरुख खान सबके साथ एड्स मिल जाएगी. There have been times, there were a couple of feature films कि आया कि अब तो हो गया, मतलब अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं जीवन में, अब ये करूँगा मैं और उसके बाद मैं फट जाऊँगा, मैं लोगों तक पहुँच जाऊँगा, बहुत अच्छा हो जाएगा. और वो सब कुछ फिक्स होने के बाद नहीं हुआ. तो ये भी हुआ है. कॉमन चीज. आई थिंक बॉम्बे आपको बहुत बहुत टेस्ट करता है. और ये शहर पे एक और चीज़ है कि अगर इस शहर को आप अगर अपना टाइम दो ना अपने पूरे मन से, तो ये शहर आपको ज़रूर रिटर्न में देगा. मतलब कि कोई ऑप्शन ही नहीं है. कोविड के बाद मैं यहाँ पे, कोविड से पहले आई वॉज डूइंग अ म्यूजिकल छोटा भीम. अच्छा. छोटा भीम में कालिया उस्ताद जो है वो मैं प्ले कर रहा था. और हमारा प्लान था कि हम दुनिया में जा कर के परफॉर्म करेंगे. इट वॉज सपोज टू बी द बिगेस्ट म्यूजिकल ऑफ द कंट्री. एंड बहुत मेहनत से हमने उसके ऊपर 8-9 महीना रिहर्सल करके काम किया था. हमने बॉम्बे में शो किए, हमने उसके अहमदाबाद में शोज़ किए, और फिर कोविड आ गया. तो लाइव परफॉर्मेंसेस सबसे ज़्यादा उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी. तो शो बंद हो गया. तब तक मैंने घर पर कह दिया था कि अब मैं पैसे वैसे नहीं लूँगा. तो यही था कि अब जो सेविंग्स थी सारे रेंट में ख़त्म हो गए यहाँ पे बॉम्बे में. और बॉम्बे के रेंट्स, यही हाँ, सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत है. बॉम्बे के रेंट्स के बारे में तो कोई कुछ भी कह सकता है. एनीवे, तो आफ्टर कोविड जिस घर में मैं था उस घर में हम लोग 4-5 लोग रह रहे थे. हम लोग एक एक करके लोग जाने लग गए बिकॉज ऑफ नो वर्क. जाने लग गए थे बिकॉज ऑफ नो वर्क. एंड दैट टाइम वॉज द वर्स्ट. आप अपने जैसे लोगों को देख रहे हो जो दूसरे शहर से अपने घर वालों के साथ जो समय बिताते हैं, हम उसको छोड़ के एक दूसरे शहर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आकर के टिके हुए हैं. और वो बैग उठा करके एक दिन अचानक से कह रहे हैं यार कि अब आई डोंट थिंक आई कैन अफोर्ड द सिटी, आई विल हैव टू मूव आउट. और वो अपना बैग लेकर के जा रहे हैं. तो वो अकेले वो नहीं जा रहे हैं, वो उनका एक सपना जा रहा है उनके साथ पूरा. जो शायद सपना आपका भी है. तो बैठ करके एक ही जगह पर अपने जैसे लड़के को शहर छोड़ करके जाते हुए देखना आई डोंट थिंक किसी को वो होना चाहिए. थोड़ा सा वो हो जाता है. उससे ख़राब कुछ नहीं हो सकता है. एक कविता भी है जिसके अंदर एक लाइन है कि सबसे ख़राब होता है सपनों का मर जाना. क्योंकि अगर आप सपने ही तो एक चीज़ है ना जो आप देखते हो यार कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आप अपने सपने में कहीं पहुंच जाते हो. और जो सपना आपने देखा है वो सपना ही अगर आपने देखना अगर बंद कर दिया, आप जो एक बिलीफ लेकर के चल रहे हो लाइफ में, अगर वो रुक जाए किसी दिन लाइफ में, देन तो इट्स ओवर. गेम ओवर हो जाता है. तो वो है. तो आई थिंक बट मुंबई में इट्स नॉट लॉट ऑफ पीपल कॉल यू कि आप स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं. मुझे लगता है ये मोर देन स्ट्रगल, ये एक एक्सपीरियंस है. मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ. ये मेरे एक जो भी जर्नी है लाइफ का, ये उसका एक हिस्सा है. तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है. आपको होना चाहिए कि आपको सब कुछ मिल रहा है और ना मिले, तो वो आपको तलब मचनी चाहिए ताकि आप और अपने ऊपर काम करो, आप अपने क्राफ्ट के ऊपर और काम करो, आप अपने ड्रीम्स को और पक्का करो. तो perseverance is the word that I feel that you require in the city if you want to stay in the city. आपको persistently काम करना पड़ेगा. Right. बात करते हैं सपनों की. अभी आपका सपना सच हो रहा है, बड़े पर्दे पर आ रहे हो आप. बताइए जस्सी वेड्स जस्सी की पूरी जर्नी, आपके किरदार के बारे में, आपका एक्सपीरियंस सारा कुछ. मुझे लगता है कि ये जस्सी वेड्स जस्सी मैंने ना करने के बाद एक बॉम्बे में इतना बड़ा परिवार बना लिया है ना अपना इस शहर में. क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर से लेकर के, डायरेक्टर से लेकर के, आसपास के मेरे सारे एक्टर से लेकर के, डीओपी से लेकर के, आर्ट टीम से लेकर के, कॉस्ट्यूम, सबसे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती है ना. और सब लोग इतने वेलकमिंग है कि हमने पार्टीज़ की हैं साथ में, शूट किया. तो मुझे 2 महीना हम लोग थे लगभग हल्द्वानी में पिछले साल. हल्द्वानी के यही मार्च के और अप्रैल के महीने में जो थोड़ी बहुत जो ठंड जो एक होता है ना कि ठंड भी नहीं गई है और गर्मी भी नहीं आई है, तो बीच का जो मौसम होता है
वैसे मौसम में हम लोगों ने शूट किया, और वो जब खत्म हुआ ना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ अंदर खाली हो गया है। तो जस्सी वेट्स जस्सी हमने जिस तरीके से मज़े से बनाई है, मुझे 100% यकीन है कि लोगों को उसी मज़े से लोग उसको एंजॉय करेंगे। वो फिल्म बनी ही उस तरीके से है। मेरा कैरेक्टर जो है वो इस कैरेक्टर में दोस्ती का प्रतीक है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि आप इस कैरेक्टर को देखने के बाद हो सकता है कि अपना फ़ोन निकाल करके अपने किसी पुराने दोस्त को याद कर लो, कैसा है बे तू, हो सकता है। या फिर आपको शायद अपने आप को ही आप उस कैरेक्टर के अंदर देख लो कि हाँ ये तो मैं भी था कभी ना कभी। स्पेशली 90s की फिल्म है, तो कपड़े भी अतरंगी अतरंगी, हमने कलरफुल कपड़े पहने, हमने हाई वेस्ट जीन्स पहनी है, और मेरे कैरेक्टर का खुद का अपना कैसेट का दुकान है, मैं कैसेट का शॉप रन करता हूँ। और वही है, वो बड़ी मौज मस्ती लोगों से करवाता है, और अपने कैसेट को बेचने के लिए कुछ भी करता है। आपको पता है, बहुत जुगाड़ू है, मज़ेदार है ये। तो उसमें रणवीर शौरी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड वो जब बिग बॉस में थे तो उनके टेम्पर से सब डरते थे। हाँ। आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ? बहुत प्यारे इंसान है वो, बहुत। और वो इंसान एक एक्टिंग के स्कूल है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप उनके आसपास हैं और अगर आपने उनसे नहीं लिया तो आप बेवकूफ़ हो, मुझे लगता है सच में। ही हैज़ सो मच टू ऑफर। और मेरा पहला दिन, जब सर का पहला दिन था, तो उस दिन मेरा उनके साथ पहला दिन, और हम दोनों का कैरेक्टर जो है वो आपको पता चलेगा फिल्म में हम लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ। और मैं बस देख रहा था उनको कि यार वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से लेकर के, एक हाथ के मूवमेंट से लेकर के, एक ऐसे देखने से लेकर के, मतलब हर चीज़ पे वो इंसान काम करके अपना एक थप्पा लगा करके आए थे। और ही इज़ अ वेरी पैशनेट, वेरी डेडिकेटेड पर्सन एज एन एक्टर। तो हमने तो शूट के बीच में जंगल सफारी भी किया, हमने वहाँ बैठ करके होली भी मनाया साथ में। हमने पिछले साल हमने वहाँ पे शूट के बाद हम लोग बैठे हैं, हम लोग पार्टी कर रहे हैं। टेम्पर की बात ही नहीं है, हम लोगों ने इतने मज़े किए हैं उनके साथ कि क्या बताऊँ मैं आपको। ही इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन, ब्रिलियंट एक्टर, एंड आई थिंक एक्टिंग के बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि उनका बुक ऑफ वर्क कैसा है, किस तरीके के वो एक्टर हैं। तो जस्सी वेट्स जस्सी तो अभी आपकी फैमिली वगैरह सब देखेंगे, तो अभी आपके ऊपर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स शावर होने वाले हैं। उसके अलावा अब आपके क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है पाइपलाइन में? तो मामला लीगल है का सीज़न 2 भी आ रहा है, हमने शूट कर लिया है, पूरा ख़त्म हो गया है, तो वो भी आ जाएगा मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर ही। और एक प्रोजेक्ट है जो कि अभी फिल्म फेस्टिवल्स के लिए अभी जा रही है, एक शॉर्ट फिल्म है, वो काफ़ी मेहनत से हमने बनाई थी। रुड़की में दिसंबर के महीने में 5 डिग्री के टेम्परेचर में डायरेक्टर सर को गर्मी दिखानी थी, तो मैंने उसके अंदर पतले से गंजी के अंदर हाफ बॉक्सर के अंदर, यस, और रुड़की के ठंड में, दिसंबर के ठंड में गर्मी दिखाया है वहाँ पे। तो वो बहुत मेहनत से हमने शूट किया है, और वो एक थ्रिलर है। तो मेरे लिए एज एन एक्टर सबसे अच्छी बात यह है कि अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स मुझे प्ले करने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का कैरेक्टर मैंने मामले लीगल में प्ले किया है वो बहुत ही अच्छा लड़का, बाय द बुक्स है वो, लोगों से वो ज़्यादा मस्ती मजाक नहीं करता है, वो अपने काम से काम रखता है, और जब सब लोग हंसते हैं तो थोड़ा हंस देता है, उसकी ज़्यादा अपनी बदमाशियाँ नहीं है। बलबीर पूरा उल्टा है, बलबीर हर चीज़ वो करता है जो चीज़ आप शायद बोलोगे कि यार नहीं इसको तो ये नहीं करना, वो कर रहा है, वो है, वो बदमाश है, बलबीर बदमाश है। और वो ट्रू पार्टनरिंग क्राइम है कि आप उसको लेके जाएंगे जहाँ आपको कोई बदमाशी करनी होगी। और ये फिल्म मेरे लिए जो मैंने शूट किया वो एकदम अलग, वो एक थ्रिलर है, और बहुत ही साइकोलॉजिकल, दिमाग के ऊपर काम करके उसके ऊपर काम करने वाला वो बहुत सीरियस कैरेक्टर है। तो एज एन एक्टर तो मैं वेरिएशंस, या आप कोई भी एक्टर चाहता है कि वो सब कुछ करे, करेक्ट, वही है कि सब कुछ करूँ। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आपकी फिल्म भी इस हफ्ते रिलीज हो रही है, तो डेफिनेटली देखते हैं। एंड अभी सीरियस बातें तो बहुत कर ली, अब हम करते हैं क्विक रैपिड फायर। जी, ओके, लेट्स गो। सो बिगिन करते हैं अपना रैपिड फायर। लेट्स गो। थिएटर या कैमरा?
दिल किस में ज्यादा लगता है? ये बहुत आपने फंसाने वाला सवाल पूछ दिया। ये मैं मतलब इट हैज़ टू गो, इसीलिए रैपिड फायर इट हैज़ टू गो, आई कांट चूज, आई हैव टू डू बोथ। कोस्टार जिनके साथ आप फिर से काम करना चाहेंगे? हर्ष, रणवीर, सिकंदर खेर, आई थिंक all these actors, great experience working with them. And MS Dhoni, yes. एक फिल्म जिसमें आपको लगता है कि ये रोल आपको करना चाहिए था? मैं ये प्ले करता थ्री इडियट्स में रैंचो। अगर आमिर सर ना मारे मुझे तो मुझे वो करना है। ओके, सबसे फिल्मी हैबिट क्या है आपकी? कि मैं मिरर में देख के कभी कभार अवार्ड ले रहा हूँ तो मैं क्या स्पीच दूंगा, मैं वो बात कर रहा होता हूँ कि आई वुड लाइक टू थैंक माई फैमिली, माई फ्रेंड्स। सेलिब्रिटी क्रश जिसके साथ आप रोमांटिक मूवी करना चाहते हो? मैं साफ आलिया भट्ट, मतलब मैं छोटा था, स्कूल में था, तब से मैं अपना कंपाइल करके फोटो लगा दिया करता था मैं कहीं पे कि यार शी इज काश वो पड़ जाती यार, मेरा रास्ता साफ हो जाता। नहीं बट तबू यस, तबू मैम के साथ मुझे काम करना है। मतलब नॉट लाइक आई एम नॉट सेइंग इन द सेंस ऑफ रोमांटिक और एनीथिंग, बट आई थिंक यू एडमायर हर, द ब्रिलियंट एक्टर शी इज। मतलब आई कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट हर इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर। कोलकाता का एक खास खाना जो मुंबई में आप मिस करते हो? पुचका यार, मतलब सॉरी बट मुंबई का पानी पूरी इज नॉट इक्वल टू कोलकाता का पुचका एट ऑल। लास्ट थिंग दैट यू सर्च्ड ऑन गूगल? अभी तो यही कि एड्रेस? नहीं, चेक द सिनेमा हॉल्स इन मुंबई। ओके। एक्टिंग के अलावा एक दूसरा प्रोफेशन अगर कोई सिलेक्ट करना होता तो? मैंने बताया, अगर ये पहले मैं सवाल का जवाब देता तो शायद मैं कहता जर्नलिज्म, बट अब मुझे लगता है कि इसके अलावा मुझे और कुछ आता ही नहीं है, मुझे यही करना है। इसके लिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं थिएटर करता रहूँगा, मैं कहानियाँ सुनाता रहूँगा। तो मैं यहाँ पे भी जो थोड़े बहुत जो शोज़ करता हूँ कहानियों की, मैं मतलब यही करना है मुझे, और कुछ नहीं करना है। सेट पे सबसे फनी इंसिडेंट? सबसे फ़नी इंसिडेंट, एक छोटी सी बच्ची के साथ मैं शूट कर रहा था, और एनाकोंडाज होते हैं येलो बड़े एसी के वेंट पाइप्स होते हैं। वो छोटी सी बच्ची को काफ़ी देर तक हम खोज रहे थे कि वो बच्ची कहाँ है। वो बच्ची एनाकोंडा के अंदर घुसी हुई थी। उसको वो ठंडी हवा, उसको इतना मज़ा आ रहा था उससे कि वो वहीं पर उसके अंदर घुसी हुई थी। उसको हमने ढूंढ करके उसके पैर को पकड़ के खींच के हमने बाहर निकाला है उसको। इट्स रिस्की बट इट वाज वेरी फनी। मतलब वो बाहर निकल के कितना अच्छा लगा, मुझे जाना है फिर से, प्लीज़ जाने दो। वो इस जोन में थी कि मुझे जाना है फिर से। अगर आपके लाइफ पे एक मूवी बनती तो उसका टाइटल क्या होता? मे बी लॉस्ट एंड फाउंड। हाँ, ये काफी तमाशा टाइप का टाइटल लग रहा है मुझे जो स्टोरी थी, बट हाँ मतलब आई थिंक आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ पीपल, एंड आई हैव आल्सो फाउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ पीपल इन लाइफ। सो आई थिंक वो जर्नी है। हाँ, आई थिंक लॉस्ट एंड फाउंड। लास्टली, जस्सी वर्सेस जस्सी देखने के लिए एक लाइन दर्शकों के लिए। आप लोगों को जाना ही है। जिस तरीके से हम कुछ फिल्में होती हैं ना जो हम अपनी फैमिली के साथ बैठ करके बिना दिमाग लगाए कभी भी कहीं से भी चला सकते हैं, ये फिल्म वैसी है। बड़े सालों के बाद हिंदुस्तान में एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसको आप अपने घर के छोटे से 8 साल के बच्चे से लेकर के एक 80 साल तक के बूढ़े आदमी को ले जा करके देख सकते हैं सिनेमा हॉल में। आप इन्जॉय कर सकते हैं दोस्तों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, बॉयफ्रेंड्स के साथ, आप किसी के साथ जा करके इन्जॉय कर सकते हैं। बस अकेले मत जाना, मज़ा नहीं आएगा ज़्यादा। 2-3 लोग साथ में हंसेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, एंड जैसे बात करते हैं जस्सी वर्सेस जस्सी, तो उसमें आपके को-स्टार हर्षवर्धन। यस, बताइए। हर्षवर्धन देव मेरे बड़े भाई जो हैं, अपने बड़े भाई जो हैं उनका नाम अभिजीत पांडे है, और मैं कहता हूँ कि अब मेरे 2 बड़े भाई हैं और उसमें से एक है हर्षवर्धन देव, क्योंकि जेन्युइनली उनके साथ काम करके उन्होंने जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया है पूरे फिल्म के दौरान। हम लोग साथ में खाए हैं, साथ में रहे हैं, हम लोग आज भी, मतलब अभी भी, कल रात तक हम लोग उनके साथ बैठे थे, हम लोग साथ में बैठे थे, 1:30-2 बजे तक हम लोग बैठे हैं छत पे ऐसे ही घूम रहे हैं। ब्रिलियंट इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान, और जितने वेलकमिंग वो है ना, और जितना नॉलेज है उनको,
शेर व शायरी से लेकर के लिटरेचर से लेकर के फिल्मों का, ही इज़ लिटरली एन एनसाइक्लोपीडिया, जिसको फिल्मों का एक एक मतलब वो कुछ बोलते तो मैं कह देता हूँ झूठ मूठ में हाँ, मुझे नहीं पता होता है, उनको पता होता है। तो वो जानकार इंसान, बहुत ही प्यारा इंसान। और हम लोग का जो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री है ना, आई एम श्योर कि लोगों को वही दिखाई देगा कि ऑन स्क्रीन भी हम लोग उतना ही है। मतलब तो जब ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी बैठती है तो ऑन स्क्रीन बहुत सही रहता है। ऑफ स्क्रीन अगर आप कंफर्टेबल हैं किसी के साथ, आप ऑन स्क्रीन वो 100% आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत प्यारा इंसान है। मतलब ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द जस्टिस एज वी ऑल नो, एंड बहुत बहुत बढ़िया रहा मेरा उनके साथ काम करके। तो जाते जाते हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कोई टिप्स या कुछ भी सुझाव, या अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहते हो तो गो अहेड। नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी करना चाहते हैं बिना लोगों की सुने आप ज़रूर करिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है। और अगर आप किसी चीज़ को अगर आप इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वो करने की ज़रूरत है नहीं। तो यही है। बाकी आप फिल्म देखिए और सच में आप इसके बारे में बात करिए, सोशल मीडिया पे बात करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने घर वालों को बताइए, ताकि वो लोग भी जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे वो अपने दोस्तों यारों को लेके जा सके। 7 नवंबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है सिनेमा हॉल्स में, आपके आसपास के, दूर वाले में भी हो सकता है। तो जा करके देखिए और एंजॉय करिए। Thank you so much, Amit, and all the best for your Thank you so much, Harshita. journey. Thank you so much, and I also want to compliment you because मुझे सच में नहीं लगता है कि मैंने इतने कम समय में इतनी सारी बातें किसी के साथ बैठ करके की हो। तो थैंक्स टू यू कि हमने इतनी सारी बातें कर ली। थैंक यू सो मच। All the best. Thanks. थैंक यू।